जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम अपना नया चैप्टर देख रहे हैं, वो है मनी एंड बैंकिंग। और जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा, हमारा इकोनॉमी का 50% सेक्शन, लमसम 50% सेक्शन हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे 20-20 मिनट की क्लास आपने देख करके आपने आधी इकोनॉमी पढ़ ली, ठीक ना। 20-20 मिनट की कितनी 5-7 क्लास देख करके आपने क्या की, इकोनॉमी समाप्त कर ली, अपनी PYQ समाप्त कर ली। ऐसे धीरे धीरे PYQ सारा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बुक के कॉन्सेप्ट, एक जो कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे बुक के, उनको मैं कवर अप कर लूँगा। एक मतलब सारी चीज़ों को एक उसमें पिरो करके, एक कॉन्सेप्ट में पिरो करके आपको जल्दी जल्दी 2-3 घंटे की क्लास लेकर के समझा दूंगा, है ना। और उसके अलावा इकॉनमी में आपको कुछ नहीं करना, बस करंट देख के चले जाइएगा, हो गया। चलिए, तो आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। क्या है? मनी एंड बैंकिंग। ठीक, तो आज जो क्वेश्चंस कवर होंगे ना, वो थोड़े से कम होंगे। जो क्वेश्चंस कवर अप होंगे आज थोड़े से कम क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इन्फ्लेशन क्या है ना, इन्फ्लेशन क्या है, उसमें इन्फ्लेशन में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है ना, स्किमफ्लेशन क्या है, श्रिंकफ्लेशन क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। और उसका देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या है ये सब? होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है ये सब आखिर? कैसे? ठीक है, रटने को तो रट लेंगे, लेकिन है क्या ये भी तो समझिए हम। ये क्लास सिर्फ रटने की तो नहीं है ना, कि क्वेश्चन समझ लिया और उसका आंसर बता दिए। कॉन्सेप्ट भी तो समझना है ना, क्योंकि बिना उसके तो याद ही नहीं होगा क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, आज इसीलिए थोड़ी सी क्लास मतलब क्वेश्चंस कम कवर अप होंगे, क्योंकि आज मैं सीधे बता देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में क्या था, कॉन्सेप्ट जैसा बहुत कुछ नहीं था, तो क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो गया था। आज क्वेश्चन थोड़े से कम कवर अप होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आज अच्छे अच्छे हैं आपके लिए इकोनॉमी में। तो देखिए, पहला है पेपर करेंसी वॉज स्टार्टेड इन। पेपर करेंसी कब स्टार्ट की गई थी? उसके पहले ये समझ लें कि पैसा कब स्टार्ट किया गया। पैसा, है ना, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, यानी कॉइन का डेसिमल सिस्टम। जब डेसिमल में पैसे आते थे, है ना, 54, 4 आना, 8 आना, है ना, ऐसे करके जब आते थे पैसे, जब इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो ये कब हुआ पैसा? ये डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज कब स्टार्ट हुआ, है ना, दशमलव प्रणाली कब स्टार्ट हुई? 1957 में। ठीक, और 1957 में तो ये स्टार्ट हुआ। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? पेपर करेंसी आती है। पेपर करेंसी आती है, कब आती है पेपर करेंसी? 1800 हाँ, ये सबसे पहले आती है पेपर करेंसी 1862 में। फिर डेसिमल कॉइनेज सिस्टम आता है, दशमलव प्रणाली आती कब? 1957 में। ठीक, और पैसा, जो ये पैसा, इसको हम लोग पैसा बोलते थे, और पैसा जो है वो नए पैसे में कब कन्वर्ट हो गया? नए पैसे में कब कन्वर्ट हो गया? 1964। तो ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, ये PYQ में ये क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको आपको बता दिए। देखिए नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट टू प्रिंट नोट ऑफ रुपीज़, यानी कि कितने रुपए का नोट मैक्सिमम जो है RBI छाप सकती है, तो वो है 10,000। जो सबसे बड़ी करेंसी छाप सकती है RBI वो है 10,000 रुपये। नोट इशूइंग डिपार्टमेंट ऑफ RBI ऑलवेज पोजेज मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड कॉइन कुल मिलाकर के 115 करोड़ का रखना होता है इनको। 515 करोड़ का। कितने का? 515 करोड़ का। ठीक है ना। किन दो चीज़ों से? फॉरेन सिक्योरिटीज़ और गोल्ड कॉइन्स। ठीक है ना। तो इसमें जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं वो कितने हैं? 400 करोड़ के, और जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो 115 करोड़ के। गोल्ड कॉइन कितने के हैं? 115 करोड़ के हैं। ठीक, अब ये सिक्योरिटीज़ क्या हैं ये हम लोग
नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ क्या है, ठीक ना, जब स्टॉक एक्सचेंज वाला, जब कैपिटल मार्केट हम लोग देखेंगे तब। नेक्स्ट, हु इज ऑथोराइज टू इशू कॉइन्स? फिनेंस मिनिस्ट्री। और कॉइन जो है वो कहाँ कहाँ पे मिंट किए थे, कहाँ कहाँ पे उनको बनाया जाता है जो कॉइन्स है? 3 जगह पे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ठीक। राइटिंग में मत जाइए, मैं वैसे भी सारी चीज़ें डिक्टेट कर रहा हूँ। मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद, ठीक। ये देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले शुरू हो जाएंगे, है ना। 4-5 क्वेश्चन में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपने बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन गोज टू। अब ये क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन गोज टू, और इसका आंसर है डेब्टर, यानी जो उधारी लेता है, यानी बोरोवर। अब चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये तो रटने जैसा हो गया, ठीक है, बाकी तो फैक्ट था तो हो गया, ठीक है ना, बाकी तो फैक्ट था तो हो गया। लेकिन ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है? अब आप इस बात को समझें कि कह रहा है इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो है उसका बेनिफिट किसको मिलता है? बोरोवर, जो उधार करता होता है। लेकिन अब इन्फ्लेशन क्या है, बोरोवर क्या है और कैसे मिलेगा, इस बात को समझें आप। इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप नहीं समझ पाएंगे। कि पहले तो इन्फ्लेशन क्या है, देखिए इन्फ्लेशन क्या है इसको समझिए। सीधी बात, इसको अगर हम कह लेना लेमैन लैंग्वेज में, तो महंगाई है ना। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। जैसे मान लीजिए आप एक ब्रेड खरीदने जाते हैं, वो ब्रेड मिलता है 10 रुपये का, ठीक। उसी ब्रेड को आप 6 महीने बाद खरीदने जाते हैं तो वो ब्रेड मिलता है 12 रुपये का। इसको सीधे बोल सकते हैं 2 रुपये की महंगाई या 2 रुपये इन्फ्लेशन, ठीक है ना। यही हो गया क्या? इन्फ्लेशन, ठीक। सीधे कि यानी कि कितना और पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी जो उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए कुछ समय बाद जो अधिक पैसा आपको देना पड़ता है, वो क्या कहते हैं आप उसको? कि महंगाई बढ़ गई है। उसी को क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट? इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब आप सोचिए कि अब इसका आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे कि ठीक है, जो बोरोवर है, जो लेनदार है, जो कर्ज लिया है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है और कोई वाई पर्सन है, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे एक्स वाई छोड़िए अभी, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे मैथ आ गया इसी में। ये हैं सोनू और ये हैं मोनू, ठीक ना। अब ये मोनू के पास पता चले, देखिए अब समझिए इसको एग्जाम्पल से समझिए इन्फ्लेशन क्या होता है और कैसे। अब ये जो सोनू हैं ये मोनू से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। कितना? 100 रुपये। कितना उधार लेते हैं? 100 रुपये। और पेट्रोल इस समय औसतन हम मान के चलते हैं कि 100 रुपये लीटर है, औसतन हम मान के चलते हैं, क्योंकि ताकि आप कंपेयर कर सकें इसलिए मैंने पेट्रोल लिया है कि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और मोनू ने पता चले 100 रुपये रखे थे कि जब मैं 14 फेब को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा तो क्या है, मैं वो पेट्रोल डलाऊंगा 1 लीटर गाड़ी में और घूमने जाऊंगा, ठीक है। ये मोनू रखे हुए हैं, ठीक है ना, 100 रुपये कि जब मैं 14 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा तो बाइक में पेट्रोल डलाऊंगा 100 रुपये का 1 लीटर और कहीं 50-60 किलोमीटर में घूम के चला आऊँगा। अब ये सोनू क्या करते हैं, इनसे मांग लेते हैं पैसा कि भाई 100 रुपये उधार दे दो, 14 तक मैं तुमको दे दूंगा, ठीक ना, मैं तुमको 14 तक दे दूंगा। और ये सोनू बहुत चालाक निकले, इनको लगा कि भाई पेट्रोल हो सकता है कि कल को महंगा हो जाए, ठीक। तो ये 100 रुपये क्या करते हैं, इनसे जा कर के ले लेते हैं मोनू से, भाई 100 रुपया दे दो, मैं तुमको 12 तारीख को ही ले आकर के दे दूंगा। मोनू कहते हैं ठीक है, हमको तो भाई 14 तारीख को जाना है ना घूमने, कौन सा हमको अभी भराना है, ले लो तुम 100 रुपये। ये 100 रुपये लेके गए, पेट्रोल खरीद लिए 1 लीटर और अपनी गाड़ी का 1 लीटर डला करके फिट हो गए अपना, ठीक। अब तब तक क्या हुआ, अब सोचिए अब महंगाई का असर कैसे मोनू के ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये महंगाई की मार ये कैसे झेलेंगे, आप ये समझिए
कि महंगाई की मार मोनू कैसे झेलेंगे। यही है, इसका आंसर यही है, बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन गोज टू, ठीक है ना, तो सोनू को जाएगा ये कौन हो गए, इसका आंसर है, इंग्लिश में इसका आंसर है डेप्टर, यानी जिसने उधार लिया है, ठीक है ना, डेप्टर यानी बोरोवर, यानी इन्होंने बोरो किया है मोनू से, सोनू ने। अब समझिए इस बात को कि अब क्या हुआ कि ये 12 तारीख को ले गए, इनको रात में पैसा दे दिए ले जा करके 100 रुपया, ठीक। और पता चले गवर्नमेंट जैसे ही अभी ये पैसा दिए तब तक रात में एक मैसेज आ गया कि अब तेल कल से मिलेगा 120 रुपये लीटर। क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई ना, 120 रुपये लीटर मिलेगा, ठीक ना। तो अब क्या होगा, मोनू अपना 100 रुपये लेके 13 तारीख को गए तेल डलाने 1 लीटर, पता चला है तेल तो 120 रुपये लीटर आ गया, महंगाई आ गई। तो अब क्या मिलेगा इनको, तेल कितना मिलेगा, इनको तेल मिलेगा अब 900 ग्राम ही, 1 लीटर तेल नहीं मिलेगा इनको, है ना, मतलब पूरा 1 लीटर तेल नहीं मिलेगा इनको, कम ही मिलेगा, हो सकता है 100-150 ग्राम कम ही तेल मिलेगा, क्योंकि 120 रुपये का। तो अब ये 20 रुपये की जो महंगाई हो गई, इसका मार कौन झेल रहा है, मोनू, और फायदे में कौन गया, सोनू। तो समझे कैसे जो बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई का इन्फ्लेशन, वो डेब्टर यानी लेनदार, जो सोनू लेनदार हैं, इनको मिल गया, बेनिफिट मिल गया ना इनको, समझ रहे हैं, 20 रुपये का, नहीं तो इनको 20 रुपये अधिक देने पड़े होते, तो उसकी मार कौन झेला, मोनू, फायदा किसको मिल गया, सोनू, क्योंकि ये उधार लेके पहले अपना काम कर लिए, समझे। चलिए समझते हैं हम, अभी इन्फ्लेशन में आज पूरा समझा देता हूं, है ना, इन्फ्लेशन आज पूरा समझा देता हूं अच्छे से, ठीक। चलिए देखिए, इन्फ्लेशन समझ में आ गया, महंगाई क्या होती है ना, महंगाई क्या होती है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं महंगाई से रिलेटेड, तो यहीं समाप्त कर देते हैं आज ही, है ना, खेल ही खत्म करते हैं महंगाई का आज। चलिए देखिए, 3 तरह के डिमांड पुल, अभी सब पुल कहाँ लगाते हैं सब, अभी ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। अब परेशान मत होइए, ये सब परेशान मत होइए इसके लिए, अभी मैं बताता हूँ, अभी इन लोगों का काम खत्म करता हूँ। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है ना, देखिए पहला है, राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है ना, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल क्या कहता है, डिमांड पुल यानी कि इतना ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे ना, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए पता चले कि ये जो मोनू अभी जिनके बारे में पढ़े, वो पता चले कि मटर बेचते हैं, ठीक है, उनके पास 20 किलो मटर है, 20 केजी मटर है, ठीक। अब मार्केट में पता चले कि सोनू, मोनू, टोनू जितने लोग हैं वो सब लोग क्या किए हैं, मटर लगाए हुए हैं लोग, तो इनके पास 20 केजी मटर है, ये अपना बेचना चाहेंगे, सोचेंगे कि हम 13 तारीख को बेच लें ताकि 14 तारीख को क्या हो, मेरे पास खूब सारा, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं ताकि हम मौज मस्ती कर सकें, भैया मतलब खुश कर सकें, है ना, जो भी जिसको भी घुमाने ले जा रहे हैं ये। तो क्या होता है कि ये अपना सारा मटर अपना सेल करना चाहते हैं, तो ले सोनू, रोनू, टोनू सब लोग लगे हुए हैं इधर ही साथ में मटर वटर ले करके अपना, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं भैया, 40 रुपये, ये लोग 40 रुपये केजी बेच रहे हैं, ये लोग 40 रुपये केजी बेच रहे हैं, तो ये क्या करेंगे अपना, ये क्या करेंगे, ये भी 40 रुपये केजी बेचेंगे कि चलो भैया हो सकता है 38 रुपये में खरीद के लाए हो, 38 रुपये केजी, 40 रुपये केजी बेच देंगे, क्योंकि ये जैसे ही 42 रुपये केजी करेंगे सब इनके यहाँ चले जाएंगे, इन लोगों का मटर बिक जाएगा, तो पता चलेगा जिनको ये लेके जाने वाले थे घूमने, पैसा इनके पास हो गया, ये लेके चले गए घूमने उनको कि भाई पैसा मेरे पास है, मेरे साथ चलो, तो अब इनका तो नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन पता चले कि ये मार्केट में 100 केजी मटर टोटल आया ही था, और 100 केजी मटर क्या किए, मोनू बहुत होशियार निकले, क्योंकि ठगे गए थे तेल से, है ना, तो उनको लग गया कि भैया किसी तरह तो भरपाई करनी ही है, तो 100 केजी सारा मटर लेके चले आए यही बेचने। इन लोग गए मटर वटर खरीदने की, बेच के मतलब कुछ पैसा धंधा पानी से इकट्ठा किया जाए, तो इन लोग को मिला ही नहीं कुछ। अब मोनोपोली है इनकी मार्केट में, अकेले ही मटर का ठेला लगा के खड़े हो गए हैं ये। अब ये क्या करेंगे, 38 रुपये केजी खरीद के ले आए हैं मटर, 38 रुपये केजी खरीद के ले आए हैं मटर, और ये कितने बेचेंगे, 45 रुपये केजी,
45 रुपए के जी भी। क्यों भैया? डिमांड करेंगे लोग ना, इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इन्हीं से लोग डिमांड करेंगे आकर के। इनका डिमांड इतना ज़्यादा मटर का इन्हीं की दुकान पे सिर्फ बढ़ जाएगा ना कि कितना भी रेट में बेच लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मटर तो खाओगे ही भैया, खरीदोगे ही, तो ये 45 रुपये 48 रुपये कितने में भी बेच लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्हीं के यहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये महंगाई, रेट बढ़ा दिए, चीज़ों को महंगा बेचने लगे। तो इसको क्या कहते हैं? छोटे स्तर पे समझा रहा हूँ, लोकल लेवल पे, है ना। बड़े लेवल पे और अच्छे से किसी दिन समझा दूंगा, अभी बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो क्या हुआ? डिमांड पुल। अब क्या हो गया? दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है ना। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? अब पता चले कि ये 38 रुपये के जी मटर खरीदने गए थे ना, 38 रुपये के जी। अब ये बेच के आए घूम घाम के, इनको बड़ा मज़ा आया कि चलो भैया बड़ा मज़ा आया हमको तो, है ना, ये हम बहुत मौज मस्ती किए, फिर चले मटर का दुकान अपना खोलते हैं। ये गए फिर अपना दुकान खोलने, पता चले 38 रुपये के जी था जहाँ से खरीदे थे होलसेलर के पास से। अब होलसेलर बोलता है 45 रुपये के जी है। कहेंगे हैं ई कैसा भैया, ई कैसा 45? अभी तो खरीद के ले गए 4 दिन पहले तो 38 दियो, ये 45 रुपये, ये कैसे 7 रुपये कैसे बढ़ा दिए? तो बोलेंगे भैया देखो तुमको याद नहीं है क्या पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया रे बुड़बक, है ना। तो बोलेगा हाँ 120 रुपये बढ़ा है, तो उससे इसका क्या मतलब? तो बोलेंगे भैया कॉस्ट पुश हो गया है ना, कॉस्ट पुश हो गया। जो कॉस्ट में हम खरीद के लाते थे वो और ज़्यादा पुश कर गया है। कैसे पुश कर गया? पेट्रोल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, जो लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, वो तेल के नाते बढ़ गया है। तो जो तेलवा का पैसा कौन देगा? आप कौन देंगे, है ना, वो आप ही को भरना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, अब क्या किया जाए? तो ये 38 रुपये से 45 रुपये। तो जब किसी लागत की वजह से जब रेट बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक ना। अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। तीसरा क्या है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है ना। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है ना। तो इसको आप समझने की कोशिश करें कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या चीज़ें सड़ जाती हैं, है ना, या ब्लैक मार्केटिंग करके, जैसे प्याज का रेट एकदम से 100 रुपये 150 रुपये के जी, यानी एक स्ट्रक्चर जानबूझ के क्रिएट किया जाता है महंगाई बढ़ाने के लिए, है ना। स्ट्रक्चर जैसे मान ली पता चले कि 1000 किलो प्याज रखा गया था कि अगर जब प्याज नहीं आ पाएगा बारिश के मौसम में, या फिर कुछ हो जाएगा, या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं आ पाएगा, तो इस वाले प्याज को हम लोग निकाल के बेचेंगे। ये जो 1000 केजी प्याज है, पर चले इसमें से 800 केजी प्याज सड़ गया, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि आप एकदम से डिमांड क्रिएट कर दिया इस स्ट्रक्चर ने, है ना। तो जब इस तरह की वजह से अगर आता है इन्फ्लेशन, महंगाई आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक। तो आज ये तीनों तरह के इन्फ्लेशन खत्म हो गए। अब देखिए इसी में एक है ना डिसइन्फ्लेशन। एक क्या है? डिसइन्फ्लेशन है, और एक डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ठीक ना। डिफ्लेशन क्या है ना, इस बात को समझिए। ये जो डिफ्लेशन, देखिए 2 टर्म है, इस बात को आप समझिए, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। आप समझिए, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन दोनों अलग अलग टर्म हैं। डिफ्लेशन क्या है? तो इंग्लिश वाले समझ लें और हिंदी वाले दोनों समझ लें। डिफ्लेशन रिफर्स टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कि तेल का दाम है 100 रुपये, तेल का दाम कितना था? 100 रुपये, और ये आ गया 90 रुपये पर, 90 रुपये पर। उदाहरण से समझिए क्या हुआ? 10 रुपये सीधे सीधे कम हो गया, 10 रुपये सीधे सीधे क्या हो गया? कम हो गया। तो ये क्या हो गया? डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन यही हो गया, है ना। और डिसइन्फ्लेशन क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन ओनली, बट डिसइन्फ्लेशन रिफर्स टू इन्फ्लेशन विद अ कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग रेट। ये था इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वाले इसको समझ लें डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। उदाहरण से सीधे समझिए आप कि मान लीजिए 100 रुपये है, अब तेल का दाम बढ़ करके 120 रुपये हो गया, तेल का दाम बढ़ करके 120 रुपये हो गया, तो कितने प्रतिशत इन्फ्लेशन बढ़ा? कितने प्रतिशत इन्फ्लेशन बढ़ा? 20%, ठीक है। अब पता चले कि अगले एक महीने बाद ये क्या हो गया? 120 रुपये से क्या हो गया? 120 रुपये से 150 रुपये हो गया ये, ठीक है, 150 रुपये हो गया ये। आप समझ रहे हैं?
120 रुपये से अगले महीने 150 रुपये हो गया पेट्रोल 1 महीने बाद। तो अब ये क्या हो गया महीने पे, अभी मैं सिर्फ उदाहरण समझिए, आपको चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये महीने पे मत जाइएगा कि एकदम देखने ही ले कितने महीने पे, सर इतने नहीं, ये तो इतने दिन पे होता है। अभी मैं बस उदाहरण समझा रहा हूँ आपको कि अब समझिए 1 महीने बाद 150 रुपये हो गया। तो अब देखिए 150 रुपये कितना बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया, ठीक है ना। तो यानी 120 का 30 रुपये कितना है, 25%। तो यानी इन्फ्लेशन का पहले महीने में इन्फ्लेशन कितना था, 20%, उसके अगले महीने में इन्फ्लेशन कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक। लेकिन अब पता चले उसके बाद अगले महीने ये कितना बढ़ा, 165 रुपये। तीसरे महीने में तेल बढ़ के कितना हो गया, 165 रुपये। भाई गाली वाली मत दिए कि तेल एकदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम बस एक उदाहरण दे रहे हैं ना कि आप लोग, मेरे कहने से तेल नहीं बढ़ेगा, ठीक। तीसरे महीने में देखिए पहले महीने में ये 100 से 120 रुपये हुआ, दूसरे महीने में 150 रुपये हो गया और तीसरे महीने में 165 रुपये हो गया। मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या, डिसइन्फ्लेशन। कि डिसइन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है ना कि महंगाई बढ़ती रहेगी लेकिन उसका दर घटता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 120 रुपये से जब 150 रुपये हुआ तो महंगाई और बढ़ गई, कितने प्रतिशत, 25%। लेकिन अब क्या हुआ, 165 रुपये। तो इन्फ्लेशन बढ़ा कि घटा, इन्फ्लेशन तो बढ़ा, 150 रुपये से 165 रुपये, अब आपको 15 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हो गया डिसइन्फ्लेशन। अब आप मेरे से कहोगे सर कैसे डिसइन्फ्लेशन, अभी तो आप इन्फ्लेशन ही समझा रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन हुआ दोस्तों, ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेल का दाम कितना बढ़ा था, 20%। यहाँ पे कितने प्रतिशत बढ़ा था, 25%। लेकिन जब 150 से 165 हुआ तो इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, लेकिन उसकी जो रेट है 20%, 25%। अब कितने प्रतिशत बढ़ा है, मात्र 15 रुपये बढ़ा है। जो 150 का 15 रुपये कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ 20% बढ़ा, यहाँ 25% और यहाँ 10%। तो जो ये प्रतिशत, जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ने की दर है ना, जो महंगाई बढ़ने की दर है वो क्या हो गई, कम हो गई। उसी को क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन सब इसी के साथ में समझ लीजिए, जब इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ गया तो सब समझ लीजिए, ठीक है ना। ये है, इंग्लिश वाले समझ लें, आफ्टर अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस, दैट इज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, व्हेन द प्राइस स्टार्ट्स रिवाइविंग अगेन, दैट इज इट इज टर्म्ड एज रिफ्लेशन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है ना। यानी कि अब क्या हो, जो उसकी दर है वो क्या हो, फिर से बढ़नी शुरू हो जाए, तो क्या होगा, वो रिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, तो ये हो गया, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी और हैं, बस इनको मैं डिलीट कर लूँ फिर समझाता हूँ आपको। बस परेशान मत होइएगा, कठिन नहीं लगेगा, इस बात का दावा कर रहा हूँ मैं, इस बात का वादा है आपसे कि कठिन नहीं लगने दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, कठिन नहीं लगने दूंगा, उदाहरण से समझा दूंगा, सब उदाहरण से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, एक कॉन्सेप्ट है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन है, ठीक है ना, क्या है, श्रिंकफ्लेशन है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, श्रिंक मतलब हो जाता है ना, छोटा हो जाना, ठीक है ना, क्या होता है, छोटा हो जाना होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, गला एकदम सूख रहा है मेरा। चलिए देखिए क्या होता है श्रिंकफ्लेशन में। श्रिंक मतलब होता है छोटा कर दिया, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ इतनी बड़ी है, इसको श्रिंक करके आप, श्रिंक मतलब ये ऐसे से छोटा हो गया ये, तो लोग बोलते हैं ना श्रिंक हो गया, कपड़ा श्रिंक हो गया, छोटा हो गया है। या फिर मतलब कोई चीज़, आप इसको उदाहरण से समझने की कीजिए,
कोशिश कीजिए श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। जैसे देखे होंगे आप देखे होंगे कि एक चाट वाला मान लीजिए चाट लगा रहा है, ठीक है ना, एक चाट का ठेला है, वो अपना चाट लगा रहा है, इतना बड़ा बड़ा टिकिया लगाएगा, ठीक ना, वो मान लीजिए टिकिए की साइज़ उसकी इतनी बड़ी बड़ी है, 10 रुपये में एक टिकिया दे रहा है। अब मान लीजिए उसको टिकिए, अब उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है कि अगर हम 15 रुपया कर दिए टिकिया तो ये बगल वाला 10 ही रुपये में बेच रहा है ना, बगल वाला तो 10 ही रुपये में बेच रहा है, तो अब हम करें क्या कि हमको नुकसान भी ना हो, है ना। तो ये क्या करेगा, टिकिए की साइज़ छोटी कर देगा। दाम आपको लगेगा 10 ही रुपये में टिकिया मिल रहा है, लेकिन ये अपने टिकिए की साइज़ क्या करेगा, छोटा कर देगा। जैसे पार्ले जी क्या करता है, पहले इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट है, चाहे डेयरी मिल्क देखें चॉकलेट इतना बड़ा है 10 रुपये का, फिर ये क्या करेगा कि आप देखेंगे अचानक से लिखेगा 25% एक्स्ट्रा, 10 रुपये उतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसी में लिख देगा 25% एक्स्ट्रा। ठीक, तो अब आप जान जाइए कि अब इसका मतलब 25% एक्स्ट्रा का मतलब है कि अब कुछ दिन बाद ये छोटा होकर के आएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेगा, ये इतना कट कर देगा, अब 10 रुपये का इतना ही बड़ा डेयरी मिल्क आएगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से महंगाई तो हुई। 10 रुपये में पहले इतना बड़ा चॉकलेट मिलता था 8 पीस, अब 6 ही पीस वाला चॉकलेट मिल रहा है, तो ये भी तो एक तरह की महंगाई हो गई ना। अब 8 पीस के लिए आपको क्या करना होगा, और ज़्यादा पैसा देना होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, यानी कि जब किसी चीज़ को छोटा कर दिया है, उसकी साइज़ छोटी कर दी जाए, तो वो क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, श्रिंकफ्लेशन। जैसे इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि उसमें डेयरी मिल्क के चॉकलेट्स में, या जो चाट बर्गर वाले हैं, ठीक ना, वो लोग। चलिए, तो ये इतने टाइप के ये थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अपने इन्फ्लेशन के, कि कैलकुलेशन कितने बेसिस पे किया जाता है। इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कितने बेसिस पे किया जाता है। अब कैलकुलेशन नया हम लोग वो चल रहे हैं, इसका नया सेगमेंट है। ठीक, क्या है, 3 तरह से इसके 3 इंडेक्सेस हैं। 3 इंडेक्सेस हैं, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो 3 तरह के इंडेक्स हैं। पहला है इन्फ्लेशन के कैलकुलेट करने के 3 इंडेक्सेस हैं, 3 इंडेक्सेस। पहला WPI, या फिर ऐसे लिख लेते हैं PPI, WPI और CPI। ठीक, यानी ये जो है वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी परेशान मत होइए कि सर ये सब क्या लिख दिया आप, मैं समझाऊंगा, है ना, अभी समझाता हूँ। देखिए, अब क्या इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट कर रहे थे ना कि 2 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा, 4 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा। अब उसी को एक अलग अलग तरह से इंडेक्सेस बनाए गए हैं, ठीक है ना, इंडेक्सेस बनाए गए हैं। तो पहला है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है उसको किस पे देखा जाता है, एवरेज चेंज इन प्राइस अ प्रोड्यूसर रिसीव इन हिज गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि एक प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। जब प्रोड्यूसर उस बेसिस पे देखने लगे कि कितना चेंज आ रहा है प्राइस में, यानी कि पहले अगर वो बेचता था किसी उसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में, तो अब उस प्रोडक्ट को 11 रुपये में बेच रहा है। और ये जब अपने प्रोड्यूसर अपने लेवल पे ये नापने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस लेवल पे जब प्रोड्यूसर के लेवल पे चेंज इन प्राइस नापा जाने लगे, तो वो क्या होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सेम वही बात जब होलसेल बेसिस पे, है ना, होलसेल बेसिस पे जब कैलकुलेट किया जाने लगे, इसको आप बस मोटा मोटी आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में एक अंदर से भी इसके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं बास्केट वगैरह से, लेकिन अभी पीसीएस में इन्हीं चीज़ों से बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आपका काम चल जाएगा। जब होलसेल लेवल पे, होलसेल जहाँ पे होलसेलर होता है उसके प्राइस इन चेंज में जब कैलकुलेशन किया जाने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और नेक्स्ट जो है वो जब प्राइस में वेरिएशन आने लगे किसके, कंज्यूमर के लेवल पे, जब कंज्यूमर के लेवल पे उसको हम लोग नापने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के उसमें
खरीदने के लिए कितना उसको चेंज आ रहा है, कितनी महंगाई आ रही है कंज्यूमर के बेसिस पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट होता है, उसमें बहुत सारे क्या होती हैं, गुड्स होते हैं, इसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, सर्विसेज इसमें नहीं इंक्लूड होती हैं, सिर्फ गुड्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। और सबसे लास्ट में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना। तो अब क्या है, आगे इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें पहले चार तरीके से इंडेक्सेस, उसमें चार तरीके से पहले क्या किया जाता था, उसको पब्लिश किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है, उसकी जगह पे कुछ नया ला दिया गया। तो वो क्या लाया गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझने की कोशिश कीजिए, जिसके बिहाफ पे अभी कैलकुलेशन किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये समझ में आ गया ना कि कंज्यूमर होलसेल बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक इंडेक्स है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, कैलकुलेशन करने का एक इंडेक्स है। तो इनके बेस ईयर बस जान लीजिए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, कोई बताएगा? 2011-12 है। क्या है, 2011-12 है। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? ये मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं, लेकिन ये मैं जानबूझ करके आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है। ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं इसको कल बताऊंगा। ठीक, मेरे पास आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी करें। ठीक, तो अब इसके आगे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी कई पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है ना, कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं ये हम लोग कल की अपने क्लास में देखते हैं। आज की क्लास वरना बहुत ज़्यादा क्या होगी, लंबी हो जाएगी। ठीक ना, तो कल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, तो कल क्वेश्चंस ज़्यादा कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।